अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो को शुरू में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आती है इस प्रोसेस में इंटरेस्ट हो तो उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। इस वक्त मैं आया हूँ सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के साथ, बिल्कुल बेशोर पार्क भी कहते हैं इसको, मल्टीपल नाम्स भी हैं, लेकिन ये एविएशन लवर्स के लिए सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट की एक्सटेंशन ही है, ताकि अगर किसी को जहाज़ देखना पसंद है या एविएशन पसंद है वो आके बैठे और एडमायर कर सकते जहाज़ के लिए। तो अभी मैं जब वेट कर रहा था वीडियो के लिए कि हम रिकॉर्ड करते हैं, तो अभी एमिरेट्स की जो सी फ़्लाइट है टू दुबई सैन फ्रांसिस्को से, वो अभी फ़्लाई के लिए रेडी हो रही थी, टैक्सी करके लाइन अप करके गई है। A380 बहुत खूबसूरत जहाज़ है। तो इस वक्त वो साइड पे मेरे जो सी दो रनवेज़ हैं, 28 लेफ़्ट 28 राइट, वो इंटरनेशनल के लिए हैं। जो आपको ये नज़र आ रही हैं, ये 1 लेफ़्ट एंड 1 राइट है, ये डोमेस्टिक्स के लिए। तो सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट इतना बिजी है, कहते हैं कि हर 45 सेकंड में डोमेस्टिक फ़्लाइट उड़ती है और हर 1 मिनट में इंटरनेशनल फ़्लाइट। और अराइवल्स के जो टाइम है वो सिमिलर ही है कि हर 1 मिनट एंड 30 सेकंड बाद एक अराइवल आती है सैन फ्रांसिस्को में। तो आप देख लें कि 1 घंटे में कितनी फ़्लाइट्स आ रही हैं और 1 दिन में कितनी फ़्लाइट्स आ रही होती हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी बिजी। अगर आपको एविएशन पसंद है ना और आप बे एरिया में आ रहे हैं तो ये पार्क आप लोगों के लिए है। इसी तरह वीडियो बनाते बनाते मैं देख रहा था कि पीछे से जो सी कतर की जो सी फ़्लाइट जाती है सैन फ्रांसिस्को टू दोहा, वो भी लाइन अप के लिए रेडी हो रहा था। इसके अलावा 2 यहाँ पर 3 फाइटर जेट्स उड़ रहे थे, क्योंकि जो ये हफ्ता है ना, ये इसको कहते हैं बे फ्लीट वीक कहते हैं, कि हर डिफरेंट जो है इनकी मिलिट्री सर्विस के, इनकी कमर्शियल एयरलाइंस के वो जहाज़ उड़ते हैं। वहाँ पर बे एरिया के एक जगह है जहाँ पर वो इवेंट हो रहा है, वहाँ पर जाके वो करतब करते हैं, दिखाते हैं और लोग इन्जॉय करते हैं। तो वो चल रहा है, तो इसलिए वो फाइटर जेट्स उड़ के गए हैं उसके लिए। और इसके अलावा पीछे आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट का A320 भी खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है टैक्सी के लिए। और इसी तरह यहाँ छोटे प्यारे वेट कर रहे हैं। तो पहले कमेंट की तरफ आते हैं। बहुत अच्छा कमेंट है, वो पूछ रहे हैं कि उनकी आई साइड वीक है, 6 नंबर की उनकी ग्लासेस लगी हुई हैं। वो पूछ रहे हैं कि आई साइड चेक किस करते हैं, मशीन से करते हैं, रीडिंग करवाते हैं। तो ये सवाल रिलेटिंग टू द US का जो मेडिकल प्रोसेस होता है, जो मैंडेटरी हर किसी ने मेडिकल एग्ज़ाम कराना, उससे रिलेटिंग है। तो हर बंदे ने पहला फेस तो हर किसी ने करना है, जिसने जाना है। आपकी विल केयर होगी, अजीज़ मेडिकल कॉम्प्लेक्स हो गया, जो भी अप्रूव्ड आपके वक्त में है मेडिकल सेंटर, वहाँ जाना है। तो जब वो फेज़ एंड हो रहा होता है ना, तो एंड में जाकर आपने एक एक्चुअल डॉक्टर को मिलना होता है, जो उसमें आपका वो फिज़िकल एग्जामिनेशन है, आपसे सवाल पूछ रहा होता है, चीज़ें कराता है। तो वहाँ पर जब आपने ग्लासेस पहनी होती हैं, तो वो टिक लगा लेते हैं कि भाई इस बंदे को ग्लासेस लगी हुई हैं। बातचीत में पूछता है कि आपको एक आँख से ये तो नहीं है, आपके एक आँख में कंप्लीट ब्लाइंडनेस है या हाफ ब्लाइंडनेस है। तो वो सवाल पूछ रहा होता है। अगर वो डिटर्मिन कर ले वो डॉक्टर के, यार इसको अब फर्दर हमें चेक करना है, तो उस वक्त 2019 में मुझे याद है कि आई साइट चेक का जो था ना चार्जेस है, वो 5000 होते थे। सेम डे अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, वो सुबह के वक्त होती है, आपका जनरल जो चेकअप वाला सारा मेडिकल होता है। और विल के लाहौर में फिर इवनिंग्स की अपॉइंटमेंट्स होती थी, वो अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जाते हो, आई स्पेशलिस्ट होता है, उसने आपको वही आँख में मशीन लगा के आपकी आई साइट चेक कर लेनी है। उसके अलावा आपका प्रेशर चेक कर लेना है, कलर्ड ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। उसके अलावा देखने कितना विजिबिलिटी, कितनी कंप्लीट ब्लाइंडनेस तो नहीं है, उसको डॉक्यूमेंट कर लेना है। तो जितने लोगों को मैं जानता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट हो जाता है, 15 मिनट लगते हैं, लाइक बड़ा ही ईजी सा होता है। और वो फिर उसी मेडिकल सा रिपोर्ट अटैच करके भेज देते हैं कि भाई इसकी जो आई साइट इतनी ज़्यादा वीक थी, तो हमने ये चेक भी कर लिया है। क्योंकि जो मेडिकल सेंटर, उसने एक अपनी गाइड जो है ना, गाइडलाइन को फॉलो करना है, जो उनको पीछे से आ रही है स्टेट डिपार्टमेंट से। तो परेशानी होने की बात कोई भी नहीं है अगर आपकी आई साइट लगी हुई है। आई पर्सनली नो केसेस जिनके साथ ये चक्कर था। इवन के कंप्लीट ब्लाइंडनेस वाला भी एक बंदे को मैं जानता हूँ कि उनका केस है, उसमें उनको एक आँख से नज़र नहीं आता था, और नाउ दैट पर्सन इज़ इन USA। तो बड़ा अच्छा सवाल था, मुझे अच्छा लगा ये कमेंट रीड करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है, तो अपना ख्याल रखिएगा। तो हम अगले कमेंट पर आते हैं। कमेंट है, वो बता रहे हैं कि उनको एम्बेसी ने बेसिकली कॉल की हुई थी कि हम आपको वीज़ा दे रहे हैं, और उन्हें कहा कि मेरे भाई की शादी है, तो मैं सोच के जवाब देता हूँ। तो बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि मिस्टेक है, उनको चाहिए था कि डील एक्सेप्ट कर लेते और वीज़ा इशू करवा लेते। इसी तरह प्रीवियस वीडियो यहाँ पर कार्ड आ रहा है, जिसमें बताया था कि एम्बेसी
कॉल करती है आपको डील देने के लिए। वो कहते हैं कि आज अगर हम वीज़ा आपको इशू करते हैं, अगले हफ्ते में, अगले 5 दिन में आप फ्लाई कर जाएंगे या नहीं कर सकते। तो इस वही सिचुएशन मेरा ख्याल है इन पर एप्लीकेबल है। कॉल की होगी एम्बेसी ने कि भाई आपको हम वीज़ा दे रहे हैं, क्या सीन है। ने कहा कि भाई मेरे भाई की शादी आ रही, मैं वो अटेंड करनी है। बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई ये नहीं करना चाहिए था। उसी वीडियो में मेंशन कर रहा था कि जब भी इस तरह की डील आती है, अगर आपकी सिचुएशन में मैं हूँ, मैं हमेशा डील एक्सेप्ट करूँ। मैं एज सून एज़ पॉसिबल फ्लाई करूँ टू USA, आऊँ, एंट्री लगाऊँ, अपना ग्रीन कार्ड लूँ और बाद में फिर मैं कहूँ कि मैं अब आके मिल लूँगा अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को, जो भी शुगल मेला लगाना है। तो कभी भी मैं, अब मुझे डील ऑफ़र हो रही होती तो मैं कभी भी डील को जो है ना नो ना कहता। वो कितना खूबसूरत जा रहा है, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस का जहाज आ रहा है। तो एनी हाउ, तो मैं डील एक्सेप्ट करता। अब आप का जो है ना, दो अब सिचुएशंस बन सकती, या तो वो उन्हें एंट्री डाली होगी कि द एप्लीकेंट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द डील और वो नॉर्मल प्रोसीडिंग के तहत ही चलना चाहता हो। अगर वो डल चुकी है तो अब पता नहीं अगले 3, 4 महीने, 6 महीने कब तक वो दोबारा रीच आउट करें टू गिव यू एन अप्रूवल। और दूसरा ये कर सकते हैं, लाइक रीच आउट टू US एम्बेसी थ्रू US ट्रैवल डॉक्स। उस मैसेज में लिखें या ईमेल में लिखें किस तरह ये कॉल आई थी, आई हैव डिसाइडेड टू ट्रैवल एज सून एज पॉसिबल टू USA। तो वो मेरा वीज़ा जो इसको इशू कर दें। अब यही किया जा सकता है, लेकिन इस कमेंट से अब सब लोगों के लिए यही मैं कहूँगा कि सबक है कि डील्स आती हैं। हमारे वक्त में बहुत कॉमन था कि कॉल करते कहते कि हम अगले 4 दिन में फ़्लाई कर देंगे, 5 दिन में फ़्लाई कर देते हैं। लोग एक्सेप्ट करते, लोग फ़्लाई करते थे। हर दिन आपके US से फ़्लाइट्स जा रही होती, मल्टीपल एयरलाइन जाती, टिकट मिल जाती है, एक्सपेंसिव होती है, टिकट मिल जाती है। लेकिन जो बंदा AP में बहुत देर से वेट कर रहा है, कई सालों से वेट कर रहा है, तो उसके लिए तो ये कहते हैं लॉटरी है कि आपको एम्बेसी खुद कॉल करके कह रही है कि भाई हम आपको वीज़ा देने को जा रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह की कॉल आती है, रिगार्डलेस क्या फैमिली के क्या इवेंट्स चल रहे हैं, आपने खुद वेट करना है कि भाई क्या मैंने ये चीज़ को अटेंड करना ज़रूरी है या मैं US से जाके अपना इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कराऊँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आपका सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। तो अगले कमेंट पर आते हैं, कह रहे हैं कि क्या हम मेडिकल से पहले खुद अपने टेस्ट करवा सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, और कि अगर कभी पहली TB हुई हो लेकिन आप बिल्कुल ठीक हो चुकी है तो वो चेकअप के दौरान कोई इशू तो नहीं बना सकता। उसके अलावा कोविड की वैक्सीन के बूस्टर जो हैं लगवाना मस्ट है मेडिकल से पहले। 3 सवाल हैं, तीनों को एड्रेस कर लेते हैं। एक प्रीवियस वीडियो में पहले बना चुका हूँ मेडिकल एग्जाम्स के ऊपर, वो अगर आपने नहीं देखी जाके वो देखें। 2 पार्ट सीरीज़ होंगी, यहाँ पे कार्ड आ रहे होंगे, जाके देखें। उसमें काफ़ी आपको जो है ना डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन नंबर 1, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए टेस्ट करवा सकते हैं। हाँ, आप करवा सकते हैं। मैंने भी अपने तीनों मेडिकल्स के लिए, पहला हुआ AP लग गई, फिर दूसरा मेडिकल हमने करवाया, उसमें कोविड और ट्रैवल बैन आ गया। फिर जब हमारी बारी है ये प्रूव करने की उनको वीज़ा प्रोसेस करना था, फिर 3rd मेडिकल हुआ था। तो मैं यही करता था, अपनी डाइट का ख्याल रखता था। मेडिकल्स की जब ईमेल आ जाती थी या थ्रू आउट हर 4-4 महीने बाद मैं अपने जो होते हैं ना रेगुलर टेस्ट जो होते हैं वो करवा रहा था, ताकि अगर कोई इशू है तो वो पहले पकड़ के उसको हम टेक केयर कर लें। तो आप अपने टेस्ट करवा सकते हैं, किसी फैमिली डॉक्टर को जाएंगे कि भाई मैं अपनी सारा मेडिकल टेस्ट करवाना चाहते हैं। अगर आप वही सेम टेस्ट करवाना चाहते हैं जो इनके मेडिकल एग्ज़ाम में होते हैं, तो गूगल पर जाकर लिखें I-693। तो जो मेडिकल जो फॉर्म होते हैं जो मेडिकल सेंटर फिल कर देते हैं, वो फॉर्म का नंबर है, उसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है क्या क्या वो टेस्ट कर रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें देखनी होती हैं। तो उसको आप रीड करते हैं, वो सिमिलर टेस्ट भी करवा सकती हैं। दूसरा सवाल आता है TB का। यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा, स्प्यूटम टेस्ट कहते हैं। तो जिस बंदे की TB क्योर हो भी चुकी है और ट्रीटमेंट कर चुका है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब वो एक्सरे करेंगे तो वो स्कार्स नज़र आ रहे होंगे। ये मेडिकल सेंटर को इंस्ट्रक्शंस होती हैं पीछे से CDC या आप कह लें US स्टेट डिपार्टमेंट की, कि जिस बंदे का स्कार आ गया है उसको वेरीफाई करो, उसको चेक करो कि उसके पास एक्टिव TB तो नहीं कैरी तो नहीं कर रहा। क्योंकि जो ऐसी डिज़ीज़ जो फैल सकती हैं टू द पब्लिक, वो एक कंसर्न होता है US डिपार्टमेंट का। तो अगर तो वो स्कार है, इवन तो वो बंदा क्योर है, वो एक्टिव TB को कैरी नहीं कर रहा, तो स्कार नज़र आएगा, वो स्प्यूटम टेस्ट लगा देंगे, उस बंदे का मेडिकल कंप्लीट नहीं हो सकेगा। अब जो नया रूल्स चल रहे हैं उसमें यह है कि
एम्बेसी को बता दें कि भाई इस बंदे का हमने ना टीवी जो है ना स्कार स्पॉट की, इसको हमने स्प्यूटम करना है, तो वो अब मेडिकल जो है ना वो पोस्टपोन कर दे, सॉरी जो इंटरव्यू है वो पोस्टपोन कर देते हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन ना आए यूएस एम्बेसी से तो आपने ज़रूर जाना है अपने इंटरव्यू के लिए। ये नहीं करना कि मेरा मेडिकल नहीं हो पा रहा तो मैं घर बैठ जाऊँ। मेक श्योर इंटरव्यू मिल चुका है आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपने इंटरव्यू अटेंड नहीं करना, तो आपने इंटरव्यू जाना है। मोस्ट प्रॉब्ली जाएंगे तो वहाँ AP लग जाएगी क्योंकि आपका मेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो वो स्प्यूटम टेस्ट होता है, आइडियली उसको जो है ना 2 महीने लग जाते हैं, 8 हफ्ते लग जाते हैं, लोगों के 10 हफ्ते भी लग जाते हैं। तो वो राउंड ऑफ प्रोसेस है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, वो आपने उसमें गुजरना होता है। तीसरा वैक्सीनेशन की वो बात करें कोविड की। कोविड वैक्सीनेशन जो है ना वो मैंडेटरी है फॉर US इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए। जब आप विलकेयर अभी भी कॉल करेंगे ना, वो कहेंगे कि आपने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड लेके आना है। बूस्टर्स की बात आ गई। बूस्टर्स के लिए मुझे ऊपर कोई पता नहीं है कि बूस्टर्स मैंडेटरी है नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो उनसे है ना आपकी वैक्सीनेशन की पहली और दूसरी डोज वो अब मैंडेटरी है। वो नादरा का जो आपको कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो जाके आपने उनको देना होता है अपने मेडिकल सेंटर में। विलकेयर हो गया, अजीज़ मेडिकल हो गया, वो एंट्री लगाते ही हैं। तो अगेन अगर आपने TB जो है ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, आप क्योर हो चुके हैं, वो डॉक्यूमेंट भी साथ लेके जाइए, क्योंकि जब भी आप विलकेयर करेंगे दे विल गिव यू अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपने लेके जाने थे, अपनी प्रीवियस सारी मेडिकल हिस्ट्री, सर्जरी, सब कुछ। तो उसमें दें, शायद वो स्प्यूटम टेस्ट जो है वो स्किप कर जाएँ। अगर वो स्किप नहीं करते तो वो स्प्यूटम टेस्ट कराएंगे। अगर उन्हें अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है तो वो उसके ऊपर एक वीडियो भी है, और वो आपको विलकेयर जो है, जो भी आपको मेडिकल सेंटर, वो भी गाइड कर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। तो अगले कमेंट पर आए पूछने कि US एम्बेसी का जो मेडिकल एग्ज़ाम है उसमें ड्रग टेस्ट होते हैं, ड्रग से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है क्लियर होने में? बहुत अच्छा सवाल है। इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो USA को अंडरस्टैंड करना है तो USA 2 लेवल्स में डिवाइडेड है। एक फेडरल, नीचे आ गया स्टेट लेवल में। स्टेट का मतलब है कैलिफोर्निया स्टेट है, टेक्सास स्टेट है। तो इस तरह ज़्यादा से स्टेट्स मिलकर एक फेडरल फेडरेशन बन रही है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इवन दो स्टेट लेवल पर जो से आपके ड्रग्स होती हैं वो कुछ स्टेट्स अलाउ करते हैं। जिस तरह स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया है, वो काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स को जो है ना लीगल कर चुके हैं कि आप अभी यहाँ पार्क में बैठ के पी रहे हो, कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कह रहा होगा। लेकिन फेडरल लेवल पर अभी भी इलीगल है। तो इसलिए फिर आपका यहाँ मसला क्या बनता है, यहाँ पर ये अमेरिकन भी मिस्टेक कर बैठते हैं। अब एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट इज़ अ फेडरल लैंड, तो यहाँ फेडरल लॉ लग रहा होता है। कोर्ट, बड़ी बड़ी जो आपकी मेन बिल्डिंग्स होती हैं वो फेडरल लैंड होता है। तो अगर फेडरल लैंड में अगर आप लॉ तोड़ रहे हैं, आपको उसकी पनिशमेंट मिलती है या उसकी जो भी सज़ा होगी मिलेगी। ये क्यों बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ? US इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो फेडरल प्रोसेस है, फेडरल एजेंसी है। USCIS फेडरल एजेंसी है, उसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी आता है जो उसको टेक केयर करता है। तो अगर कोई चीज़ फेडरल लेवल पर इलीगल है, अलाउड नहीं है, इवन द यूज़ ऑफ ड्रग्स, अगर वो आपके सिस्टम में डिटेक्ट हो रही हैं, इट विल मेक एन इशू फॉर यू। तो जो भी ये बंदा है जिसका भी कमेंट है, रीड अप, जो भी भैया आप कर रहे हो उसको रीड अप कर लें कि वो क्यों इलीगल है, इश्यूज़ क्या बन सकते हैं। अगेन मैंने आपको एक्सप्लेन किया अपनी अंडरस्टैंडिंग से। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए, रीच आउट टू अ लॉ फर्म, उनसे कहो कि भाई ये मेरे साथ मसला आ रहा है, ये मैं है, एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फेडरल लेवल पर जो है बहुत सीन बैड है। और इवन के स्टेट लेवल पर लोगों को आज़ादी है, उसमें फिर क्या फ़र्क आता है, एक आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। USA में जैसे स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में बहुत काम है कि लोग जो है नॉर्मल डे टू डे यूज़ में ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो आप जा रहे होंगे, आपको एकदम से वो बादल सा मुंह पर लगता है, आपको पता लगता है ये ड्रग्स यूज़ हो रही हैं। कौन सी ड्रग्स हो रही? अब तो कोई बंदा 3-4 साल से रह रहा है तो उसको पता लगा कि ये महक आ रही है ना, ये स्मेल जो आ रही है ये किस चीज़ की है। अब इवन दो स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में अलाउड है, लेकिन एक एम्प्लॉयर अपने रूल्स और रेगुलेशन में लिख सकता है कि हमने इस ऐसे बंदे को ही नहीं हायर करना ड्यू टू हमारा इंटरनल प्रोफेशनलिज्म या कोड ऑफ कंडक्ट कि जो ड्रग्स यूज़ करता है। तो रेंडमली जो है ना आपको ड्रग टेस्ट होते हैं ऑफिसेज में।
इसकी एग्जांपल लेता हूँ। एक जगह मैं काम करता था, उन्हें क्या किया कि रैंडमली एक वेडनेसडे को हम ऑफिस आए हैं और वो वहाँ बूथ्स बने हुए हैं, कह रहे हैं कि अब सबका ही ड्रग टेस्ट हो रहा है। तो दैट इज़ वेरी कॉमन। इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि इवन तो स्टेट अलाउ भी करती हो, एज अ न्यू इमिग्रेंट भी आ रहे हैं, तो आप इन कामों में ना पड़ें। बहुत सी इशूज़ बन सकते हैं क्योंकि अगेन फेडरल रूल जो है वो एप्लीकेबल होता है। जब आपने ग्रीन कार्ड से यूएस सिटीज़न भी बनना है तो वो भी आपने N400 होता है, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होता है, इटसेल्फ वो फेडरल प्रोसेस है। मैंने कोशिश की है कि एग्जांपल्स देकर थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन इस पर आप गूगल इज़ योर फ्रेंड, यूट्यूब पर आप वीडियोस देख लें। लेकिन उससे बेहतर है कि रीच आउट टू अ प्रोफेशनल एंटिटी, एक लॉ फर्म, केस अपना डिस्कस करें तो आपको और गाइड कर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 3 सवाल उन्हें पूछे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्हें प्रायोरिटी डेट भी बता दी है और अपना केस की कैटेगरी बता दी और सलाम भी कर रही हैं। तो पहले सवाल पर आते हैं। वो कहते हैं कि DS-260 दोबारा फिल करना पड़ेगा 1 साल के बाद। हमारे वक्त में, आपका नहीं पता, 1 साल के बाद DS-260 होता है वो रीओपन हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती थी कि 1 साल में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अगर आप इंटरव्यू में गए और आपको AP लग गई है, वो हर साल ओपन होता था। दोबारा कोई आपने पेमेंट या फ़ी नहीं करनी थी। सिंपल उसको, उसमें जो नई डाटा एंट्रीज होती थी उनको फिल करना और रीसबमिट करवा देना। बहुत सिंपल प्रोसेस होता था। तो जब 2019 में हमने अपना इंटरव्यू दिया, उसके बाद जब दोबारा हमारी बारी आई, तब तक जब वो रीओपन हुआ उसमें नई एंट्रीज आ गई थी जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गई और सोशल मीडिया अकाउंट्स को पूछा तो हमने इसे सबमिट करवाया। तो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती थी कि रीओपन होता था, आपने अपडेट करना है, कोई जो मिस्टेक्स हैं, कोई टाइपोज हैं, उनको ठीक करें और रीसबमिट करवा दें। इसी से आपका दूसरा सवाल है। वो कहते हैं कि आपने पहले प्रीवियस एड्रेस मेंशन ही किए, सोशल मीडिया जो कुछ ऐप्स जो आप यूज़ नहीं करते थे आपने मेंशन ही किया। अब अगर वो रीओपन हो गया तो एड्रेसेस मेंशन करें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स मेंशन करें। उसकी 2 रीज़न्स हैं। आपकी जब वो डेटाबेस में पुल अप करते हैं, फॉर एग्जांपल नाजरा या अपनी लोकल इन्वेस्टिगेशन करें, वो कहेंगे कि फलाना बंदा इस एड्रेस में रह चुका है, तो वो एक डाउट क्रिएट करता है टू द ऑफिसर, टू द सिस्टम, कि ये क्यों छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर तो केस स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो कोशिश किया करें आपकी पैदाइश से लेकर जहाँ पर आप रह रहे हैं वो सारे एड्रेस मेंशन करें, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स मेंशन करें, सारे ईमेल्स मेंशन करें, फ़ोन नंबर मेंशन करें। एक स्मूथ ट्रेल होनी चाहिए। जो लोग बहुत बहुत अरसा AP में फंसते हैं उसकी रीज़न ये होती है वो डिग करते हैं, वो कहते हैं भाई ये भी चीज़ नहीं है, ये भी चीज़ नहीं है, ये भी चीज़ नहीं है। फिर उसी का आप दूसरे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं DS-260 पहले से फिल करके ले जाऊं। प्रीवियस वीडियो मैंने मेंशन किया था कि हम जब गए थे तो मैंने फिल किया हुआ था कि जस्ट इन केस अगर वो मांग लें। अब DS-260 का प्रोसेस बड़ा चेंज हो चुका है। फिल कर जाएँ, कोई हार्म नहीं है, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वो कहेंगे कि भाई आप ऑनलाइन घर जाएँ, जाके ऑनलाइन अब सबमिट करवाएँ, क्योंकि अब वो चाहेंगे कि अब आपको AP लगे और आपको जो एक क्यू में से उतार के दूसरी क्यू में लगाया जाए, क्योंकि उनको अब बैकग्राउंड चेक करना है। तो साल ले जाएं। अगर उन्हें एक्सेप्ट कर लिया तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं करते तो वो कहेंगे अपलोड करें। तो आजकल जितने DS-260 सबमिट हो रहे हैं आपको वो पेपर देते हैं, QR कोड स्कैन करना होता है और अपलोड करना होता है। और तीसरा सवाल आ जाता है कि आपकी जो वाइफ हैं वो उनकी इनकम जो है वो सफिशेंट नहीं है और क्या जॉइंट स्पॉन्सर मांगा जा सकता है। अगर आपने अभी से डिटर्मिन कर लिया वेल एंड गुड, तो एक पूरी सेपरेट वीडियो है जॉइंट स्पॉन्सर के ऊपर अंडरस्टैंड करनी, वो जाके देख सकते हैं। अगर आपको अभी पता लग गया कि इनकम इज़ बिलो, जॉइंट स्पॉन्सर चाहिए, अभी से ढूंढना शुरू कर दें। और जब आप इंटरव्यू में जाएं तो जाके वहाँ क्यों कराना है, इससे बेहतर है कि अभी ही आप ऑनलाइन अपना जॉइंट स्पॉन्सर सबमिट करवाएं ताकि आपको AP न लग सके। बहुत कॉमन ग्राउंड जो होता है वो AP का लगने का वो यही होता है, जॉइंट स्पॉन्सर नहीं होता। तो अगर मैं भी रीड कर रहा था कि आपकी DQ मेंशन की हुई है, इंटरव्यू डेट नहीं मेंशन की हुई, तो उसका मतलब इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं। इनकम कम है, जॉइंट स्पॉन्सर ढूंढें, उसके सब चीज़ें अपलोड कर दें। पूरी एक लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने करनी होती हैं, अपलोड करनी, वो करवा दें। जब DS-260 ओपन हो जाए, अपनी प्रीवियस एड्रेस, सोशल मीडिया अकाउंट, हर चीज़ को सुकून से रीड करें, उसको ठीक कर लें। और तीसरा काम ये है, अगर आप कभी फ़ॉरेन ट्रैवल आपने कभी किया है तो DS-260 फिल करके रख लें, साल लीजिएगा, अगर वो मांगते हैं दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एजुकेशन जो है
आपने एजुकेशन करके कुछ सेंसिटिव अदारों में काम किया हुआ है या आपको नहीं पता वो सेंसिटिव है या नहीं है, तो अपनी रेज़्यूमे या जो CV है उसको आप अभी से तैयार कर लें, वो भी साथ लेके जाएं। बहुत सी ऐसी एजुकेशन फील्ड्स होती हैं जो सेंसिटिव कंसिडर की जाती हैं, जो एम्प्लॉयमेंट सेंसिटिव कंसिडर की जाती हैं, तो वो आपको DS जो है ना 5535 या आपका रेज़्यूमे मांगते हैं आप देखने के लिए कि भाई इसके ने जो नॉलेज गेन किया, जो उसने प्रैक्टिसेस की हुई हैं, वो हमारे लिए थ्रेड तो नहीं बन जाएगा। जैसे मोस्ट कॉमन होता है जिसने मिलिट्री सर्विस की हुई है पाकिस्तान में या पुलिस में सर्व करता है, तो वो चांसेस होते हैं कि उनको वो फ्लैग करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो उनकी पोजीशन क्या थी, वो क्या क्या करते रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सवाल वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आप कहते हैं कि फ़्लाइट ऑनलाइन बुकिंग और उसकी प्रिंटिंग पर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता दें सारा प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रैवलर। यहाँ पर एक वीडियो आ रही है कि जो पूरी गाइड बनाई हुई है मैंने कि एज आ न्यू इमिग्रेंट अगर आप USA जा रहे हैं तो वो क्या प्रोसेस लग सकता है, वो आप 5-6 वीडियोज़ हैं वो देखें, आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। और उसके बाद जिन लोगों को मैंने अब तक रेकमेंड की उन्हें खुद बताया कि भाई वो हमने जब वीडियोस देखी हुई थी, इट वाज़ वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अब ये स्टेप क्या है, ये स्टेप क्या है, तो वो देखें वो काम करती हैं वीडियोस में, ये फीडबैक आ चुकी है। ऑनलाइन अगर आपने कोई भी टिकट बुक कराई है, एजेंट से कराई है, खुद करवाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हार्ड प्रिंट कॉपी जो है वो खुद अपने पास 2 कॉपीज़ रख लें, अपने पास रखें, और दूसरी एक दिखाने के लिए है। लाहौर एयरपोर्ट में भी अगर आपका QR कोड है फलाना है, वो भाई वो मसला डाल देते हैं। 2024 में भी हम जो है ना वो 1960 में रह रहे हैं, तो वो उनको पेपर कॉपी चाहिए, तो हमने रीड करनी है, तो वो आप पेपर कॉपी उनको दें, वो रीड कर सकें। इसके अलावा प्रिंट करा के रख लें। मेन तो यही होता है कि आपका पासपोर्ट है, उसके अंदर वो जो वीज़ा लगा हुआ है अमेरिका का इमिग्रेशन वाला, साथ टिकट होनी चाहिए। मेक श्योर जो भी पर्सनल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने बैकपैक में रखा करें, अपने साथ लगा के रखा करें। अगर कैश कैरी कर रहे हैं तो अपनी पॉकेट्स में या ऐसा कोई बैग हो जो आपके साथ लगा उसमें रखें। कभी भी कैश भी आपने कैबिन बैग में रख के ऊपर नहीं रख देना। यूट्यूब पर जाकर लिखें, बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जहाज़ के अंदर से भी चोरियां हो जाती हैं। गोल्ड, पैसे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेक श्योर अपने पास रखें। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा जो होता है पासपोर्ट होता है, तो मेक श्योर अगर आपके पास क्रॉस बॉडी बैग है, पासपोर्ट, कैश, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो अपने पास रखा करें। सो भी रहें ताकि आपको पता है कि मेरे पास ये ना हो कि सोते सोते काम पड़ जाए आपको। इसका दूसरा पार्ट भी था वो अपडेट किया, वो कहते हैं कि एमिरेट्स और इतिहाद, आप जितनी भी टॉप टियर एयरलाइंस हैं, कतर, टर्किश, इतिहाद, एमिरेट्स, सारी सिमिलर हैं। हर किसी का अपना कोई ना कोई मसला चलता रहता है। मसला इन द सेंस के मिडल ईस्ट एयरलाइंस की अब जो है ना एक कॉमन प्रैक्टिस बन रही है कि वो थके हुए जो बूढ़े जहाज़ हैं ना वो लगा देते हैं टू लाहौर टू अपना कनेक्टिंग या कराची टू कनेक्टिंग। तो कुछ रिसेंटली फैमिली मेम्बर्स ने ट्रैवल किया फ्रॉम इतिहाद, वो इतना ही पुराने ज़माने का उन्होंने जहाज़ लगाया हुआ था, उसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, सीट्स हो गई। तो वेरी करता है कि क्या आपका एक्सपीरियंस होगा। सो फार मैंने अपनी लाइफ में टर्किश में बहुत ट्रैवल किया है, एमिरेट्स में बहुत ट्रैवल किया है, कतर पे किया है। अगर अब मैं एज ऑफ टुडे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मुझे कतर एयरवेज़ बहुत पसंद है। उनका स्टाफ हो गया, उनका फूड हो गया, उनकी सर्विस हो गई, तो मैं कतर एयरलाइन से बहुत खुश हूँ। इसके अलावा आप टर्किश पे चलते हैं, आप उस पर चलते हैं, एमिरेट्स पर चलते हैं, तो इट्स द सेम। इतिहाद में एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो सा अबू धाबी का एयरपोर्ट है वहाँ पे इमिग्रेशन USA से पहले ही हो जाती है, तो अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो उसको अवॉइड करें, और बाकी जो कोई भी एयरलाइंस मेजर एयरलाइंस है उस पर ट्रैवल करें। समवट सिमिलर ही एक्सपीरियंस होता है। कोई रिसेंट ट्रैवल कर रहा है, फेसबुक ग्रुप से ट्रैवल के, वहाँ पर देख सकते हैं कि क्या रिव्यूज़ चल रहे हैं। तो काफ़ी एक आइडियल कमेंट हो गया क्योंकि इस वक्त हम SFO एयरपोर्ट पर ही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अगर कोई फॉलोअप सवाल बनता है आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ में एड्रेस कर दूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर साइड में मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, इसको जाकर फॉलो करें। ज़िंदगी तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट। और आप भी इंजॉय करें एयरपोर्ट। थोड़ा सा सुकून आ गया है, लेकिन फ़्लाइट्स उड़ती रहेंगी। अलास्का एयरलाइंस की जो इस वक्त जो है ना वो A320 जो है वो